हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ एक नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर आप आज पूरा लेक्चर देखते हैं तो शायद आज के बाद आपको कभी ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम करता है किधर जाएगा, कैसे जाएगा। ठीक है, उसके बारे में ए टू जेड एटलीस्ट आपको जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, फेज क्या होता है। ठीक है, बेसिक आइडिया वैसे मैं दे चुका हूं आपको। ठीक है, लेकिन फिर भी चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो हम लोग जो है फेज क्या होता है इसे सीखते हैं, लेकिन उससे पहले हमने कहा एक पॉइंट और देख लेते हैं क्या, कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये जनरली मेरे लिखने का तरीका है। ठीक, y इक्वल टू a साइन, ये cos भी हो सकता है, y की जगह ये x भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये बात मैं बता चुका हूं आपको, लेकिन उन सब में एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस आज क्लियर करना है हम लोगों को। या फिर इसी को लिख सकते हैं x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, या फिर इसी को लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। इन सब में क्या डिफरेंस है ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी कब, जब आप इस फेज के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी रखते हो, है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वास्तव में फेज होता क्या है। फर्स्ट डेफिनेशन तो ये है कि हमने आपको बताया है आर्गुमेंट ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन। मतलब जो ये साइन फंक्शन के अंदर ये जो फंक्शन लिखा जाता है इसी को हम क्या बोलते हैं, फेज। ठीक, तो फर्स्ट डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि डेफिनेशन लिखने का एक सिंगल मोटो है कि आप मेरे साथ अपना नोट्स प्रिपेयर कर सके। तो फेज का फर्स्ट डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, द आर्गुमेंट ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन is known as phase। ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और उसका पोजीशन दिया गया है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो आर्गुमेंट मतलब साइन के अंदर का ये वाला फंक्शन, इसी को हम क्या कहेंगे, फेज। ठीक, या फिर ये फंक्शन ऐसे लिखा होता y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेज, है कि नहीं। मतलब इस फंक्शन के अंदर जो होता है वो उसका आर्गुमेंट कहलाता है, और जो आर्गुमेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, फेज। ठीक है, लेकिन ये आपके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवा सकता, है ना। तो थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या होता है। इसी को हम दूसरे तरीके से लिखेंगे कि फेज ऑफ ए oscillating particle is a physical quantity which define
एग्जैक्ट पोजीशन and direction of velocity at any instant मतलब अगर आपके पास कोई ऑस्किलेटिंग पार्टिकल है, ऑस्किलेशन क्या होता है, एसएचएम क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग देख चुके हैं अभी तक। अगर आपको नहीं पता तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो नंबर 1 और 2 जरूर देखिए। तो हमने कहा कि फेज ऑफ ए ऑस्किलेटिंग पार्टिकल इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिफाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, मजा नहीं है भाई। चलिए हम लोग आते हैं जरा एसएचएम को हम लोगों ने स्टार्ट कहां से किया था उसके पास पहुंचते हैं। हमने कहा था कि मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है जो किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, ये है y, ये है x और ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। इस पर दो तरीका हो सकता है, या तो हो सकता है वो क्लॉकवाइज हो या हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज हो। ये पार्टिकल जब इस पर मूव करेगा तो इस तरह से हम लाइट डालते हैं और इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन इस y एक्सिस पर जो है वही एसएचएम करता है। ये पार्टिकल एसएचएम नहीं करता, ये एसएचएम करता है। इसका मतलब कि अगर ये पार्टिकल इस जगह यहां होने के बजाय कहीं यहां होता तो वो पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है उसका पोजीशन क्या होता, इसका प्रोजेक्शन, इसका शैडो यहां बनता है कि नहीं। लेकिन ये पार्टिकल अगर वहां ना होने के बजाय यहां होता और इधर से लाइट हम लोग डाल रहे होते तब भी तो इसका प्रोजेक्शन यहीं पर आता। और मान लेते हैं कि ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है भाई, ठीक है, जो कि मेरी आदत है। ये टीचर टू टीचर वेरी कर सकता है, ठीक है, कि आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो या क्लॉकवाइज ले रहे हो, उससे कोई टेंशन नहीं लेना है। तो हमने कहा कि मान लीजिए हमने कह दिया कि किसी इंस्टेंट पर पार्टिकल y इक्वल टू a/2 पर है। तो a/2 पर होने का मतलब ये हुआ कि यहां पर पार्टिकल दो तरीके से बिहेव कर सकता है। या तो ये पार्टिकल यहां से ऊपर जा रहा होगा और या तो ये पार्टिकल यहां से नीचे आ रहा होगा, क्योंकि उस पोजीशन में एसएचएम करने का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल यहां से यहां तक जाएगा, फिर लौट के आएगा, नीचे जाएगा, फिर लौट के आएगा, फिर ये इस तरह से उसी में ऑस्किलेट करता है। ये होता है। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी की दो पॉसिबिलिटी है, या तो अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन और या तो टुवर्ड द मीन पोजीशन, है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि कुछ तो लोचा है। यही बताने के लिए तो फेज आया है, कह रहा है कि वो क्वांटिटी जो पोजीशन और वेलोसिटी के डायरेक्शन को भी डिफाइन कर दे। तो ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा आप इसको देखने के बजाय ये सर्कुलर पाथ पर जो पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में देखिए। हमको बताना है, अगर आपसे ये कह दिया कि पार्टिकल इज एट y इक्वल टू a/2 एंड मूविंग अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब ये जो है यहां से, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तभी तो ये वाला प्रोजेक्शन किससे आया है? इस वाले से,
है कि नहीं। इसका मतलब कि ये जो पार्टिकल है जिसके सर्कुलर पाथ पर मूव करने के कारण, ठीक है, ये एसएचएम करने वाला पार्टिकल हम लोग देख पा रहे हैं, वो यहां हॉरिजेंटल से कितना एंगल बनाता है, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, फेज। ध्यान दीजिए, फेज का मतलब इस पार्टिकल से ना लेकर हम लोग किससे कंसीडर करेंगे, वो पार्टिकल जिसके सर्कुलर मूवमेंट के कारण हम लोग ये प्रोजेक्शन पता कर पा रहे हैं। सिंपली आप समझो भाई, अगर ब्लड रिलेशन कोई टीचर पढ़ा रहा होता तो ये वाला पार्टिकल कहता, बेटा मैं तुम्हारा पापा हूं, क्योंकि मेरे आने के बाद ही तुम एग्जिस्ट कर रहे हो, है कि नहीं। तो एसएचएम का एग्जिस्टेंस अगर हम लोग इस एग्जांपल को लेके चलते हैं तो क्या है, ये पार्टिकल होगा तब इस पर जो है ये मूव करेगा, तभी इस पर शैडो बनेगा। तो ये पार्टिकल वास्तव में हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फेज। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा, ये कह देना कि हॉरिजेंटल से ही बना रहा है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। आइए अभी हम लोग देखते हैं, क्योंकि यही तो एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को। अभी जो मैंने बताया वो यही है कि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहा है तो इसी को फेज बोलते हैं। इसका मतलब ये फेज की वैल्यू अगर हम लोग निकाले होते तो क्या आता भाई, हमने कहा कि ये हाइट कितनी है, a/2। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग ले लेते तो इस ट्राइंगल में क्या हुआ, साइन थीटा इक्वल टू ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज a/2 अपॉन a, ये 1/2, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री जो आता ये फेज की वैल्यू हो जाती। और इस केस में हम लोगों को जो फंक्शन लिखना होता वो फंक्शन हम लोग क्या लिखे होते, y इक्वल टू a साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू ही ओमेगा टी होता है, मतलब a साइन ओमेगा टी। ये फंक्शन हम लोगों ने लिखा होता उस केस में जब हम लोग ऐसा कंसीडर कर रहे हैं तो। लेकिन ये फंक्शन भी कब होगा, जब t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है कि नहीं। अब अगर वही पार्टिकल ये कह देता कि भाई नहीं, t इक्वल टू 0 से यहां स्टार्ट कर रहा है, t इक्वल टू 0 पर वो यहां है, इसका मतलब ये फेज कैसा हो जाता, इस फेज में हमने कहा फेज बेसिकली क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई, इसी को फेज हमने बोला है, आर्गुमेंट ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन। अगर t इक्वल टू 0 पुट कर दिया जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल फेज। है ना, जब भी पार्टिकल स्टार्ट करता है कहीं से मूव करना तो वहां हम क्या कंसीडर करते हैं, t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 से वो क्या होता है, इनिशियल फेज, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, यहां 0 पुट करोगे तो केवल 5। इसका मतलब हम लोग इस फंक्शन में जो ओमेगा टी प्लस 5, अगर ये कहता कि पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है, अगर उसने क्या कहा, इफ द पार्टिकल starts from mean position, from position y इक्वल टू a/2। ठीक, ध्यान दीजिए यहीं पर कुछ और पॉइंट हो सकता है, एंड मूव अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। ध्यान दीजिएगा, मूव अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, y इक्वल टू a साइन
ओमेगा टी और a/2 से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब यहां पर फाई की वैल्यू कितनी है भाई, π/6। ये 30 डिग्री जो हम लोगों ने निकाला इसी को तो π/6 लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाता, ठीक है, कि पार्टिकल के पोजीशन का इक्वेशन ऐसा होगा। इसी में अगर वो आपसे ये कह देता कि नहीं भाई पार्टिकल जो है वो मूव और अवे फ्रॉम के बजाय लिख देता कि टूवर्ड, है ना, ध्यान दीजिएगा। ये इक्वेशन कब होगा, जब मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा। ये इक्वेशन कब होगा, जब वो y = a/2 से स्टार्ट करेगा लेकिन वो मीन पोजीशन से दूर जा रहा होगा। अब अगर कह रहा है कि स्टार्ट्स फ्रॉम y = a/2 एंड मूव टूवर्ड्स मीन पोजीशन, ध्यान दीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में ये तो मीन पोजीशन से दूर जा रहा है, ये वाला मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये वाला पोजीशन, ये पार्टिकल कहां होगा तब आएगा जब यहां पर आएगा। इसका मतलब इस केस में फेज ये ना होने के बजाय ये हो जाता, यहां से इसको हम इनिशियल फेज लेते। क्यों, क्योंकि t = 0 पर रखने के बाद इधर देखो ये पार्टिकल किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर एंगल हम लोगों ने 30 निकाला तो ये भी 30 होगा। इसका मतलब फाई = क्या हो जाएगा, 150, है ना। मतलब π/180 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 5π/6। इसका मतलब इस केस में हम लोग लिखते y = a sin ω t + 5π/6। ये बात क्लियर हुई आपको या नहीं। मतलब केवल ये इनिशियल फेज जो है आपके पार्टिकल के पोजीशन को बताने के साथ साथ वेलोसिटी को डिफाइन कर देता है कि वो पार्टिकल किधर जाएगा। अगर वो कह रहा है कि अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, इसका मतलब जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा था जिसके कारण ये प्रोजेक्शन हमको मिला है, हम लोग उसका पोजीशन वेक्टर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये फाई जो है डिसाइड करेगा कि वो वास्तव में ये वाला होगा या ये वाला होगा। मतलब ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, मतलब वो पार्टिकल पहले यहां था या यहां था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। अगर पार्टिकल अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, इसका मतलब इधर जब पार्टिकल था तब उसका प्रोजेक्शन ऐसा शो कर सकता है। और अगर टुवर्ड द मीन पोजीशन है, इसका मतलब जब पार्टिकल लौट रहा था ये इस डायरेक्शन में था, तो और एंगल तो वही लेना है हॉरिजॉन्टल से ही, है ना। अब कोई कहेगा कि नहीं सर, अगर ये ऐसा ना होता और इक्वेशन दिया गया होता y = a cos ω t + फाई के फॉर्मेट में, ध्यान दीजिएगा भाई। फिर से मैं इसी क्वेश्चन को मिटाता हूं, है ना। ध्यान दीजिए, हमने बताया है कि y साइन का भी फंक्शन हो सकता है, y cos का भी फंक्शन हो सकता है, और ये फाई डिसाइड करेगा कि पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है या मीन पोजीशन से दूर जा रहा है कि नहीं। अब फिर से मैंने कहा
पार्टिकल फिर से वही है, वो y=a/2 पर ही, जिसे आपको ये क्लियर रहे कि पोजीशन वेक्टर तो यही होगा, या तो इधर और या तो इधर। ये 30 डिग्री है, ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। एक बार पार्टिकल यहां हो सकता है, दूसरी बार पार्टिकल यहां हो सकता है। अब अगर y=a cos ωt + phi लिखना है, इसका मतलब यार अगर ये वैल्यू थीटा होता और ये वैल्यू a है, तभी तो y=a cos थीटा आएगा। इसका मतलब ऐसा लिखने का सिंपल सा मतलब है, वी सेलेक्ट एक्सिस फ्रॉम वी सेलेक्ट एंगल फ्रॉम y एक्सिस। कॉस लिखने का फंक्शन मतलब सिर्फ इतना है, वी सेलेक्ट एंगल फ्रॉम y एक्सिस। इससे कोई और ज्यादा मतलब निकालने की कोशिश नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब अगर वो ये कह दे, ये कॉस लिखने का मतलब समझ गए ना, क्योंकि y जो है ये यही क्या है y, और ये a है, तो y=a cos थीटा कब लिखेंगे, जब थीटा की वैल्यू यहां से हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर वो ये कहता है कि इफ पार्टिकल स्टार्ट्स एट y=a/2, मतलब ये एंगल मैं 30 ही फिक्स करना चाह रहा हूं और कुछ नहीं। एंड फर्स्ट पॉइंट हमने कहा मूव टूवर्ड मीन पोजीशन। ठीक है, तो अगर वो मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वो कौन सा प्रोजेक्शन होगा भाई? दो तरीका है, या तो रोटेशन आप एंटी क्लॉकवाइज ले लो, या मैं कहूंगा कि जब वाई एक्सिस से आप देख रहे हो तो रोटेशन को क्लॉकवाइज ले लो तो ज्यादा आसानी से आएगा, है कि नहीं? तो क्लॉकवाइज सेंस में अगर लिया जाए तो ये पार्टिकल यहां पर जो होगा प्रोजेक्शन, अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये नीचे आ रहा होगा, और ये जब ऐसे जा रहा है तो ये पार्टिकल का प्रोजेक्शन दूर जा रहा होगा मीन पोजीशन से। समझ में आया? ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये आपका अपना साइन कन्वेंशन है। आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले लेते तब भी कोई टेंशन नहीं होता, ठीक है। ये दोनों के पोजीशन इंटरचेंज हो जाते, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन करवा के दिखाता हूं। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये पार्टिकल का प्रोजेक्शन नीचे आ रहा होगा, जबकि इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन ऊपर जा रहा होगा। इसका मतलब कि एंगल तो हम लोग यहां से ले रहे हैं तो ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। तो हमने कहा फर्स्ट को उसमें कि मूव टुवर्ड द मीन पोजीशन, भाई मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है तो हम लोग लिखेंगे y=a cos ωt, और ये फाई ही तो बदलना है। फाई कितना है? यही तो है, t=0 पर जो एक्सिस से एंगल हो वही फाई कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा? π/3 हो जाएगा या नहीं? ठीक। अब अगर सेकंड पोजीशन केस में वो ये कह देता कि पार्टिकल मूव अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन,
फ्रॉम द मीन पोजीशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो प्रोजेक्शन वाला इसके पोजीशन को बताना है, तो यहां से ये टोटल एंगल कितना होगा 300। लेकिन फेज को कभी 300 के टर्म में लिखना नहीं चाहिए। ये फाई की वैल्यू, ठीक है, 300, या अगर हो सकता है फंक्शन में लिखा भी गया हो तो y इक्वल टू a cos ओमेगा टी, और ये 300 को अगर आप जो है रेडियन में कन्वर्ट करते हो तो ये 5 पाई बाई 3 होगा, 5 पाई बाई 3। या फिर एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लो तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू a cos ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3। अगर क्लॉकवाइज सेंस में एंगल को पॉजिटिव ले रहे हो तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल को नेगेटिव लिया जा सकता है। इसका मतलब ये एंगल, तो इस तरह से एक ही इक्वेशन को साइन के फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, कॉस के फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। बस दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर साइन का फॉर्मेट है तो एंगल हमने क्या लिया एक्स एक्सिस से, ठीक है। कॉस का फॉर्मेट है तो हमने एंगल ले लिया वाई एक्सिस से। और इनिशियल फेज का मतलब होता है कि t इक्वल टू 0 पर वो पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा था, जिसके मूव करने से वो पार्टिकल हमको मिला जो SHM कर रहा है, उसका प्रोजेक्शन उस पार्टिकल का है ना, इसका पोजीशन कितना बना रहा है वही क्या है फेज। अब ये क्या होगा, ये पार्टिकल इस पर चलता रहेगा, इसका मतलब फेज जो है वेरिएबल। भाई t इक्वल टू 0 पर मान लो यहाँ है तो थोड़ी देर बाद कुछ वो यहाँ होगा या नहीं, इसका मतलब टाइम का फंक्शन होगा। इसीलिए हम हमेशा इसे ओमेगा टी से ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कुछ एंगल चलेगा थीटा, और थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा टी, तो ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा 5 प्लस ओमेगा टी, है कि नहीं। इसीलिए हम पूरे को क्या बोलते हैं फेज, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि फेज के बारे में क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब ये बार बार ये फिगर तो दिया नहीं होगा, तो कभी भी आपको, और अच्छा इस डायग्राम को ही हम क्या बोलते हैं फेजर डायग्राम। तो अगर कोई पार्टिकल दिया है और आपको फेजर डायग्राम स्केच करना है तो हम लोग करेंगे क्या, कैसे ये फेजर डायग्राम बनाया जाए इस बात को देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपसे दिया गया है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, कुछ ऐसे रैंडम मैंने एक ले लिया। तो ये तो पता चल गया कि पार्टिकल अलोंग द y एक्सिस SHM परफॉर्म कर रहा है। तो हम लोग इस तरीके से एक लाइन सेलेक्ट करेंगे और उस लाइन का वो पॉइंट डिसाइड करेंगे जो उस एग्जीक्यूट कर रहा है SHM, ये उसका मीन पोजीशन है। क्या है? मीन पोजीशन। ये डिसाइड कर सकते हैं हम लोग। और हमने कहा इसका एम्पलीट्यूड ये ऊपर जाएगा y इक्वल टू a तक, नीचे आएगा y इक्वल टू माइनस a तक। अब अगर हमको फेजर बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे कि एक सर्किल बनाएंगे जिसका सेंटर इस मीन पोजीशन पर हो। ये हम कैसे बनाएंगे, कहाँ शिफ्ट करेंगे इस मीन पोजीशन को, जो ये लाइन है उसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो मीन पोजीशन से पास हो रहा है, ठीक है। एक लाइन है और उस पर कहीं हम लोग उसका सेंटर डिसाइड करेंगे कि यहाँ वो सेंटर है, और एक सर्किल बना देंगे जिसका रेडियस इसके एम्पलीट्यूड के बराबर है।
ठीक। अब फेजर बनाने के लिए मान लीजिए आपसे उसने कह दिया कि एट एनी इंस्टेंट t इक्वल टू टी नॉट वाई इक्वल टू ए बाई एन, ये n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। हमने कहा मान लो ये पार्टिकल है, तो हम लोग तुरंत क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, कहाँ, y इक्वल टू ए बाई एन पर। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा है y इक्वल टू ए बाई 2, और ये लाइन इस सर्किल को जहां जहां कट कर सकता है वही दो पॉसिबिलिटी बनती है उस पार्टिकल के पोजीशन की जिसके सर्कुलर मूवमेंट के कारण ये एसएचएम करता हुआ पार्टिकल हमको मिला था। ठीक, अब ये वाला पार्टिकल पोजीशन होगा, ये वाला पोजीशन होगा, ये डिफाइन करने के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि डायरेक्शन आप एंटी क्लॉकवाइज लेते हो या क्लॉकवाइज लेते हो। जनरली मैं तो एंटी क्लॉकवाइज लेता हूं। ठीक, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां पर अब ये डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई y इक्वल टू ए बाई एन पर है, लेकिन इसके लिए तो दो पोजीशन मिल रहे हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वो पार्टिकल उस समय ऊपर जा रहा है या वो पार्टिकल उस समय नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर जा रहा है तो इधर से शैडो डालने पर ये ऊपर जाते हुए अपीयर होता है, और इधर से शैडो डालने पर ये नीचे आते हुए अपीयर होता है। इसका मतलब अगर ऊपर जा रहा है तो ये वाला उसका फेज हो गया, और अगर नीचे आ रहा है तो ये पूरा पूरा उसका फेज हो गया। इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो समझ में आ गया कि वास्तव में फेज क्या होता है और कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने बताया कि फिजिक्स में कोई भी कॉन्सेप्ट बिना क्वेश्चन सॉल्व किए 100% समझ में नहीं माना जा सकता। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, है कि नहीं? मजा तो तभी आएगा। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी बात मुझे और एक्सप्लेन करना था, मैं मिस कर गया, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कुछ और नहीं है, फेज डिफरेंस एक्सप्लेन करना है कि क्या होता है। भाई डिफरेंस आप जानते हो यार, दो चीज़ों का सब्ट्रैक्ट करना, और फेज एक फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब फेज जो है, कोई दो फेज अगर आपको पता हो तो उन दोनों का डिफरेंस जो है वही क्या कहलाएगा, फेज डिफरेंस। जैसे मान लीजिए उसने दे दिया y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 1 एंड y2 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 2। तो एक फेज ये हो गया, दूसरा फेज ये हो गया, और फेज डिफरेंस डेल्टा फाइव इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव 1 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव 2, है कि नहीं? तो दोनों का फेज सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वही क्या हो गया भाई, फेज डिफरेंस। लेकिन अब ये y1 y2 कैसे मिलेगा, ये तो कंडीशन डिपेंडेंट है। कहेगा मान लीजिए कि कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और ये उसका पोजीशन है। हमने जनरल इक्वेशन एक लिख दिया, y इक्वल टू 10 साइन पाई टी प्लस पाई बाई 3। ठीक, तो कह रहा है कि ये पार्टिकल जब t इक्वल टू 1 पर होगा और जब t इक्वल टू 2 पर होगा, तो दो अलग अलग पोजीशन मिलेंगे ना, क्योंकि वो पार्टिकल तो फेज तो टाइम का फंक्शन है, वेरी कर रहा होगा। तो अब क्या कीजिए, ये t1 लिख देता हूं, इसको t2 लिख दे रहा हूं और ये 2 लिख दे रहा हूं। तो कहेगा कि उन दोनों पोजीशन के बीच में फेज डिफरेंस कितना है ये बता दो। ठीक, तो हम लोगों को क्या लिखना होगा,
एक बार फेज फाई 1 इक्वल टू लिखना होगा पाई टी प्लस पाई बाई 3, और टी की वैल्यू 1 अगर रखते हो तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। एक बार फाई 2 यूज करना होगा पाई, और ये इसको T1 मैं लिख रहा हूँ और इसको T2 प्लस पाई बाई 3। सब्ट्रैक्ट करोगे आप फाई 2 माइनस फाई 1 तो ये पाई T2 माइनस T1 हो जाएगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक सिंगल पार्टिकल ऑस्किलेट कर रहा हो और उसके अलग अलग टाइम पर फेज डिफरेंस पूछ लिया जाए, तो ये कुछ और नहीं होगा, ये टाइम एक बार T1 होगा एक बार T2 होगा, तो आंसर आ जाएगा ओमेगा इंटू T2 माइनस T1। क्यों? क्योंकि ये फेज तो बदलने वाला नहीं है भाई, ये इनिशियल फेज है, मतलब जहां से पार्टिकल स्टार्ट किया था वो बीच में कुछ हो जाए, ये तो कांस्टेंट टर्म है कि नहीं। तो पहला हो सकता है कि एक ही पार्टिकल मूव कर रहा हो और अलग अलग टाइम पर फेज पूछ लिया जाए, या दूसरा हो सकता है कि दो अलग अलग पार्टिकल SHM कर रहे हों और उनके फेज में डिफरेंस पूछ लिया जाए। ठीक है, तो अल्टीमेटली फेज डिफरेंस कुछ नहीं, पहले फेज डिसाइड करना है और उसके बाद। अच्छा, इसमें एक छोटी सी और बात है, मैं उसे भी आपको फिगर से दिखाता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। हमने कहा कि ये साइन होगा या कॉस होगा, ये डिपेंड करता है परसेप्शन पर कि टीचर इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से लेता है या इंक्लिनेशन वाई एक्सिस से लेता है। तो मान लीजिए हमने कहा एक पार्टिकल है जो स्टार्ट करता है यहां से, ये t इक्वल टू 0 पर यहाँ है, इसका मतलब ये प्रोजेक्शन, और फिर मैं इसको y इक्वल टू a बाई 2 ही लिख लेता हूं। क्यों? क्योंकि उस पर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि ये 30 डिग्री है। अब कोई एक टीचर है जो इंक्लिनेशन x एक्सिस से लेना चाहता है, तो y इक्वल टू वो क्या लिखेगा, a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, यही लिखेगा। दूसरा टीचर क्या काम करेगा, वो कहा हमको ये क्लॉकवाइज मानना है और y एक्सिस से एंगल लेंगे, तो दूसरा टीचर लिखेगा y इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। ये बात क्लियर है ना आप लोगों को? क्योंकि t इक्वल टू 0 पर अगर वो ऐसे है तो इसी पोजीशन को दो तरीके से लिखा जा सकता है, बस डिफरेंस ये है, ये टीचर क्या कहेगा कि पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर ऊपर की तरफ चल रहा है और इसके कारण t इक्वल टू 0 पर नीचे की तरफ आ रहा है। अगर दोनों में ये कंडीशन मेंशन हो कि नहीं भाई वो नीचे ही आ रहा होगा, है ना, तो आप इसको लिखेंगे, है कि नहीं। अगर क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहा है, वाई एक्सिस से जो टीचर एज्यूम कर रहा है, तो उसके लिए फेज की वैल्यू ये कितना होगा भाई, ये 30 है तो ये 30 होगा, इसका मतलब फेज की वैल्यू 300 होगा। तो वो टीचर माइनस पाई बाई 3 लिखेगा, है ना। या तो 300 लिखो या तो एंगल को एंटी क्लॉकवाइज में लिख लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, या फिर टेक्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके देख लीजिए आप। तो ये इक्वेशन हो गया। अब वो जो है फेज डिफरेंस निकालोगे तो डेल्टा फाई, इन दोनों लोग कह रहे हैं कि एक ही बात। एक आदमी क्या कह रहा है कि हम एक्स एक्सिस से लेंगे और दूसरा कह रहा है वाई एक्सिस से, ठीक। तो फेज डिफरेंस निकालोगे तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस यही आ जाएगा, जबकि क्वेश्चन जो फ्रेम किया होगा उसको तो पता ही नहीं है कि आप एक्स एक्सिस से ले रहे हो कि वाई एक्सिस से ले रहे हो, कोई एक ही लेना पड़ेगा। तो फेज डिफरेंस यहां नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये तरीका ऐसे लिख के और फेज को सब्ट्रैक्ट करना ठीक नहीं है। आंसर को सेम लाने के लिए क्या करना होगा आपको,
कि दोनों फंक्शन या तो साइन के होने चाहिए या तो दोनों फंक्शन कोसाइन के होने चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक ही पार्टिकल में फेज डिफरेंस हमेशा 0 आना चाहिए। एक ही पार्टिकल है तो उसमें दो अलग अलग तरीके से लिख के फेज डिफरेंस निकाल देंगे आप, ये ठीक नहीं है। इसका मतलब फेज डिफरेंस फाइंड करने के लिए दोनों फंक्शन या तो साइन के होने चाहिए और या तो कोसाइन के होने चाहिए। इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इस बात को कि टू कैलकुलेट फेज डिफरेंस बोथ फंक्शन विल बी आइदर इन साइन फॉर्मेट और कोसाइन फॉर्मेट, है कि नहीं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम with angular frequency omega and amplitude a if the particle is at y equal to a upon under root 2 at t equal to 0 and going toward the mean position। इसका मतलब हमने कहा ये लिखते समय खाली फाई डिफाइन करना है एक्सप्रेशन लिखते समय और कुछ नहीं। हमने कहा एक पार्टिकल है जो y इक्वल टू ए से y इक्वल टू माइनस ए तक मूव करता है। अब इसका फेजर बनाते हैं हम लोग। ये है कि नहीं। इसके फेजर में y इक्वल टू ये पार्टिकल यहां है, ये वैल्यू कितनी है y इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट 2। तो अगर मैं उसको लिखता तो हमने कहा इस जगह पर एक लाइन ड्रॉ करो और ये लाइन इस सर्किल को जहां पर कट कर दे वही दो पॉसिबिलिटी बनती है। अगर आप उसे लिखना चाहते हैं y एज ए फंक्शन ऑफ साइन थीटा तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यही लिखना चाह रहा हूं मैं। ये लिखने के लिए हमको ये फाई पता करना है केवल। तो अगर यहां पर ये होता तो ये पार्टिकल किधर जा रहा होता भाई, ऊपर की तरफ। इसका प्रोजेक्शन यहां पर ऊपर जा रहा होगा या नहीं। और पार्टिकल अगर यहां होता और ये मोशन एंटी क्लॉकवाइज मैं हमेशा सेलेक्ट करता हूं, तो ये पार्टिकल अगर नीचे आ रहा होता तो इसका प्रोजेक्शन नीचे जा रहा होता। इसका मतलब फाई डिफाइन करने के लिए हमको ये देखना होगा कि एट टी इक्वल टू 0 गोइंग टुवर्ड द मीन पोजीशन। इसका मतलब वास्तविकता तो ये है कि वो पार्टिकल यहां रहा होगा, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। और अगर एक ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं ये, तो ये वैल्यू अगर ये थीटा निकालता हूं मैं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा a अपॉन अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई a, ये 1 अपॉन अंडर रूट 2। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो फेज हॉरिजेंटल से हमको लेना है, ये फेज फाई इक्वल टू क्या हो गया भाई 180 माइनस 45, यही ना हुआ, मतलब 135। ठीक, 135 को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 3 पाई बाई 4। इसका मतलब हमारा इक्वेशन कैसा बन गया, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 4। ठीक है। अब अगर कोई दूसरा होता, कहता नहीं सर हमको ये फंक्शन जो है कॉस का लिखना है कि नहीं,
तो कॉस का लिखने के लिए हमने क्या बताया कि आप एक सर्किल बनाएंगे, यहां पर वो पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, y इक्वल टू a/2 पर ये दो पोजीशन है और क्लॉकवाइज हम लोग कंसीडर करते हैं उसको। तो ये एंगल हम लोग निकाल चुके हैं, ये कितना है 45। इसका मतलब ये पोजीशन होगा जिसका प्रोजेक्शन उस समय मीन पोजीशन की तरफ जा रहा होगा, है कि नहीं। इसका प्रोजेक्शन अगर लेंगे तो किधर आएगा, नीचे की तरफ, और इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो ऊपर की तरफ। तो हमको बताना है मीन पोजीशन की तरफ। अगर ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा। इसका मतलब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a cos ओमेगा टी प्लस π/4। ध्यान दीजिए, ये दोनों इक्वेशन ऐसे फिगर देखने से भी क्लियर है। और अगर हम इसी इक्वेशन को लिख देते कि y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस, इसको मैं यूज कर रहा हूं π/2 प्लस π/4। यह है, ये साइन 90 प्लस थीटा, π/2 मतलब 90 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा ये कॉस थीटा होता है। इसका मतलब अगर इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी ये एंगल क्या है, थीटा। तो क्या मैं y इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस π/4 लिख सकता था। तो आप मैथमेटिकली देख रहे हैं तब भी सही है, और फिगर से देख रहे हैं तब भी। तो इक्वेशन कैसे फ्रेम लिखा जाता है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो y इक्वल टू साइन थीटा हो या y इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। वो x इक्वल टू साइन थीटा हो या x इक्वल टू कॉस थीटा, इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है, कह रहा है टू पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद द सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड एम्पलीट्यूड ए along the same straight line and same mean position, they crosses one another when going in opposite direction at y equal to a/2, then find phase difference between them। और अब तक मैं इतना पढ़ा चुका हूं कि फिर वो लाइन, भाई वीडियो पॉज कीजिए और शुरू हो जाइए, है कि नहीं। क्योंकि अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैंने बताया नहीं है, और अगर आपको सीखना है तो ये करना ही होगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने किया होगा। अब हम लोग इसका फिगर बनाते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये क्वेश्चन स्पेस हमको चाहिए भाई, तो मैं हटाता हूँ यहाँ से। और ये क्वेश्चन लिखने का मोटो आपको मैं बार बार रिपीट करता हूँ भाई, क्या है कि आप मेरे साथ नोट्स बना सकते हैं। हमने कहा कि ये वो सर्कुलर पाथ है और ये वो पोजीशन है जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। ये उसका मीन पोजीशन है, तो सेंटर उसी के अलॉन्ग होता है। और ये y इक्वल टू ए है और ये y इक्वल टू -a। हमने कहा पार्टिकल कहाँ है, y इक्वल टू a/2 पर। इसका मतलब अगर पार्टिकल यहाँ है तो जिसके प्रोजेक्शन से ये बना है उसकी पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ मिलती है, या तो इस जगह पर और या तो इस जगह पर, है कि नहीं। तो कह रहा है कि दो पार्टिकल है ए और बी। मान लो इसको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी। तो वो कह रहा है कि इस y इक्वल टू a/2 पर वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन
वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट सेंस में मूव कर रहे हैं। कह रहा है कि एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे आ रहा है। यही ना कह रहा था कि दो पार्टिकल हैं, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड और सेम मीन पोजीशन के अबाउट एक ही लाइन में ऑस्किलेट कर रहे हैं और y इक्वल टू a/2 पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब ये क्लियर है कि ये प्रोजेक्शन जो होगा वो a का होगा और ये प्रोजेक्शन b का होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मानते हैं। और अगर यहाँ पर देखें तो a का प्रोजेक्शन ये होगा जो ऊपर जा रहा है और b का प्रोजेक्शन नीचे आ रहा है। इसका मतलब कि ये हो गया फेज a का और ये पूरा फेज b का। ये ना हुआ? तो अब हम लोग क्या लिखेंगे भाई? इसने दे रखा है कि ये एंगल टोटल कितना है, सॉरी ये हाइट a/2 है। इसका मतलब हम लोग फिर लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू a/2 डिवाइडेड बाई a 1/2। तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। मतलब इधर से ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल क्या होगा? 30 होगा, है कि नहीं? तो हम लोग या तो उसके पोजीशन को लिख लेते a और b के, और या फिर वैसे लिख देता हूं कि फेज ऑफ a इक्वल टू कितना है? 30 डिग्री। फेज ऑफ b ये कितना है भाई? यहां से यहां तक 150 डिग्री। तो 5b माइनस 5a ये कितना होगा? 150 माइनस 30 मीन्स 120 डिग्री। और ये हो गया 120 इंटू पाई बाई 180। तो ये आंसर कितना आ गया? 2 पाई बाई 3। समझ में आया? तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें समझ में आई होंगी आपको। लेकिन अभी कुछ बहुत मज़ा नहीं आया भाई, और क्वेश्चन की ज़रूरत है। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन है, इफ टू पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM विद सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी पाई रेडियन पर सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, इफ बोथ द पार्टिकल क्रॉसिंग ईच अदर at y equal to 12 centimeter and move in opposite direction, then find phase difference between them। ठीक है, ध्यान रखिएगा मीन पोजीशन दोनों के सेम है ना? ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है, कर लीजिएगा, है ना? विद सेम मीन पोजीशन, है ना? सेम मीन पोजीशन। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और शुरू हो जाइए जल्दी से। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए अभी तक, अगर आपने मेरा वीडियो ध्यान से देखा है तो। ठीक है, चलिए जल्दी से शुरू हो जाइए। मुझे उम्मीद है आपने ऐसा किया होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं इसको। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दो पार्टिकल है और दोनों अलग अलग रेडियस, मतलब अलग अलग एम्पलीट्यूड के हैं। इसका मतलब दो सर्किल बनाना पड़ेगा भाई। है कि नहीं? अब मान लीजिए कि एक है 15, कुछ 15 वाला छोटा नहीं हो गया? एक का रेडियस है 15 सेंटीमीटर, एक का है 20 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि वो कब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं? जब y इक्वल टू 12 सेंटीमीटर पर हैं। इसका मतलब
ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा या यहाँ होगा, यही दोनों पॉसिबिलिटी है। तो मान लेते हैं भाई कि एक जो है यहाँ पर है, तो इसको अगर नाम देते हैं A, तो ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर और दूसरे का पोजीशन वेक्टर ये होगा। इन्हीं दोनों के बीच का ये एंगल हमको निकालना है, यही तो फेज डिफरेंस है। कोई दिक्कत? अब जो है यहां पर हम लोगों को क्या करना होगा, ये वाला एंगल अगर पता चल जाए कि कितना है, या फिर ये वाला एंगल पता चल जाए, तो अगर इस एंगल को मैं θ1 लिख रहा हूं, तो क्या मैं साइन θ1 इक्वल टू ये साइन θ1 के बजाय कॉस θ1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसे हम थीटा लेते हैं तो ये कॉस होगा। तो कॉस θ1 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स 12/15। ये 4/5 लिख सकते हैं ना। क्या ये पता है आप लोगों को कि किसका होता है? क्या θ1 37 डिग्री लिख दिया जाए? ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल जिसका एक साइड 37 हो, एक एंगल वो 3, 4 और 5 इस रेशियो में उसके साइड होते हैं। तो cos 4/5 होने का मतलब क्या हुआ कि ये θ1 37 है, और इस एंगल को θ2 अगर मैं लिखता हूं तो cos θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 12 है और इसका हाइपोटेन्यूज 20 है ना। ये 3/5 हो गया, इसका मतलब θ2 इक्वल टू क्या हो गया, 53 डिग्री। तो फेज डिफरेंस ये 37 प्लस 53 ये 90 डिग्री, मतलब π/2। समझ में आया? तो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो फेज डिफरेंस निकालना बहुत आसान है, वो चाहे जैसा भी फिगर दिया गया हो या चाहे जैसा क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है टू पार्टिकल P एंड Q एग्जीक्यूटिंग SHM along the same straight line according to the equation yp equal to a sin omega t plus phi 1 and yq equal to a cos omega t plus phi 2 and at t equal to 0 the particle P is at y equal to a upon under root 2 and moving away from the mean position, and Q is at y equal to minus under root 3a by 2 and also move away from the mean position, then find phase difference। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को पॉज करेंगे और सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आंसर आपका आता है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब हम लोगों ने कुछ सार्थक मेहनत किया है कि नहीं। और अगर नहीं आता है तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, प्रैक्टिस से आपको परफेक्शन आएगा, है कि नहीं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं स्पेस क्रिएट करता हूँ। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से थे? कह रहा है कि एक पार्टिकल है वो SHM कर रहा है और उसका नाम है P, और दूसरा पार्टिकल है उसका नाम है Q। दोनों इसी लाइन पर SHM कर रहे हैं, P भी और Q भी। कह रहा है कि एट एनी इंस्टेंट पार्टिकल P इज एट y इक्वल टू a बाई अंडर रूट 2 और ये ऊपर जा रहा है, ठीक। और इसको हम लोगों ने लिखा किसका फंक्शन है, साइन का। साइन का फंक्शन लिखने का मतलब मैं बता चुका हूं कि भाई आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मानते हो और वो एंगल आप सेलेक्ट करते हो एक्स एक्सिस से, है कि नहीं।
तो यहां पर ये एंगल होने की पॉसिबिलिटी क्या हो गई, यहां से उसकी पॉसिबिलिटी यहां ये हो गई। ये पोजीशन पार्टिकल P का है जिसके प्रोजेक्शन से ये पार्टिकल SHM कर रहा है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि ये कितना है? इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। ये θ1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, फ्रॉम फिगर sin θ1 इक्वल टू a अपॉन √2 डिवाइडेड बाई a, मतलब 1 अपॉन √2। तो θ1 इक्वल टू 45 डिग्री मीन्स π/4। अब जरा Q को डिसाइड कीजिए। जो Q का पोजीशन है जरा ध्यान दीजिएगा, वाई क्यू इक्वल टू लिखा गया था a cos ओमेगा टी प्लस φ2। ये cos का फंक्शन है, इसका मतलब हम लोगों को क्या करना था, पोजीशन जो है कुछ क्लॉकवाइज लेना था, है कि नहीं। और पार्टिकल कह रहा है कहां पर है, y इक्वल टू -√3a/2। तो दो पोजीशन बनता है, या तो यहां हो गया या तो यहां हो गया। और अगर आप क्लॉकवाइज सेंस में आते हो तो ये पार्टिकल इस तरह से आएगा, है कि नहीं। इसका मतलब कि Q जो है वो ये है, तभी ना इसका प्रोजेक्शन नीचे आएगा भाई। इसका मतलब Q का पोजीशन वेक्टर ये है और ये एंगल हमने कहा θ2। तो cos θ2 इस बार क्या हो जाएगा, cos θ2 हो जाएगा ये दूरी, सॉरी cos θ2 नहीं, इस बार आप लिखेंगे sin θ2, मैं बाई मिस्टेक cos लिख दिया। sin θ2 इक्वल टू √3a/2 डिवाइडेड बाई a। तो ये क्या आ जाएगा, θ2 इक्वल टू 60 डिग्री। ये 45 है और ये 60 है। इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, π/3, है कि नहीं। ये 60 डिग्री का मतलब π/3। तो इन्हीं दोनों के बीच का एंगल तो पता करना था यार। इसका मतलब फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/4 प्लस π/3। ये हो गया 12 और ये हो गया 7π। समझ में आया ये बात। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं अगर आपको ये फेजर डायग्राम क्लियर है तो। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ भाई, एक और क्वेश्चन करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, आपके सामने क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्चुअली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। AIEEE 2005 में पूछा गया, कह रहा है इफ टू पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM according to the equation y1 equal to 0.1 sin 100πt plus π/3 and y2 equal to cos 100πt, then phase difference of velocity of the particle 1 with respect to particle 2, है ना। चलिए, मुझे उम्मीद है कि वीडियो पॉज करेंगे और आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने अब तक बताया नहीं, इसमें भी सारी बातें मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूं आपको, है कि नहीं। तो कीजिए वीडियो को पॉज और हो जाइए शुरू। मुझे उम्मीद है आपने ऐसा किया होगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे, आ जाते हैं वहीं। उसने पार्टिकल दो दे दिए, एक साइन का फंक्शन दे दिया और एक कॉस का फंक्शन दे दिया।
तो दोनों को कहाँ रखना है पहले ये देख लेते हैं भाई। t इक्वल टू 0 अगर यहां पुट कर दिया जाए फॉर पार्टिकल 1, एट t इक्वल टू 0, फाई इक्वल टू क्या है π/3 मतलब 60 डिग्री। तो यहां से 60 डिग्री बनाते हुए दो पोजीशन हो सकते हैं, है कि नहीं। आप t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल का पोजीशन लिखोगे तो y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, y1 इक्वल टू आ जाएगा 0.1 और साइन 60 मतलब 0.1 इंटू √3/2, ये हुआ ना। तो इस y इक्वल टू 0.1 इंटू √3/2 पर इसके दो पोजीशन हो सकते हैं, या तो यहां होगा या तो यहां होगा। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग? इसको डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इसे की वेलोसिटी को डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, v1 कैलकुलेट करते हैं और v1 की वैल्यू क्या होगी, dy1/dt मीन्स 0.1 इंटू 100π और साइन का क्या हो जाएगा cos 100πt प्लस π/3, है ना। अगर t इक्वल टू 0 पर हम लोग देखें एट t इक्वल टू 0, तो यहां 0 पुट कर देंगे और ये पार्टिकल इस समय ऊपर जा रहा होगा, है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि ये वाला पोजीशन है, ये है θ1। समझ में आया? पार्टिकल 1 का पोजीशन ये है, कोई दिक्कत? और ये वैल्यू 60 डिग्री है। इसी तरह अगर हम लोग 2 के बारे में देखते हैं, ये बात समझ में आई ना, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर पार्टिकल 2 बार होता है, ये कहां होगा, यहां पर होगा या यहां पर होगा, फेजर डायग्राम में ये बात वेलोसिटी ही बता पाती है कि वो मीन पोजीशन से ऊपर जा रहा है या मीन पोजीशन के नीचे। तो हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया, टाइम की वैल्यू 0 पुट किया तो ये 0 हो गया और ये हो गया cos π/3। cos π/3 की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। बिल्कुल उसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। y2 इक्वल टू जो है 0.1 cos 100πt है, तो v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -0.1 इंटू 100πt पाई और ये हो जाएगा साइन 100πt, ये होगा ना, कोई दिक्कत? अब इस केस में अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं तो पहले बात तो ये समझ लीजिए कि दोनों फंक्शन या तो साइन का होना चाहिए या तो दोनों फंक्शन कॉस का होना चाहिए। पहली वाली वेलोसिटी किस में आई थी, कॉस में, इसका मतलब 10π cos 100πt प्लस π/3 आया था। तो यह भी फंक्शन, अब ये फंक्शन अगर निकालोगे आप तो क्या आएगा भाई, एक मिनट, मुझसे लग रहा है कुछ मिस्टेक हुआ। ये कॉस का फंक्शन था तो यहां से वो पार्टिकल लेना चाहिए था, क्योंकि हमको वेलोसिटी में निकालना है। तो ये 60 डिग्री होगा, जरा ध्यान दीजिएगा इस बात को भाई, ठीक। और ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज लेना था हम लोगों को, है कि नहीं। चलो अब हम लोगों को वेलोसिटी निकालेंगे तो माइनस, इसका मतलब क्या हुआ
क्या मैं इसको 0.1 इंटू 10 पाई और इसको मैं कॉस 100 पाई टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकता हूं? क्यों? क्योंकि भाई कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस हटा दिया मैंने, तो एक का फेज कितना आ गया? पाई बाई 3, एक का फेज आ गया पाई बाई 2। अब हमको क्या करना है? अब हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इसका मतलब φ1 माइनस φ2 जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वहां पर क्या होगा? पाई बाई 3 और यहां पर क्या होगा? पाई बाई 2। तो पाई बाई 3 पाई बाई 2 ये क्या आ जाएगा? माइनस पाई बाई 6। समझ में आया? तो ये आंसर फर्स्ट सही है। समझ में आया कि नहीं? और अगर फेजर डायग्राम से बनाओगे तो ध्यान दीजिए, हम लोगों को वेलोसिटी का फेजर चाहिए, तो वेलोसिटी के फेजर में ये कॉस का फंक्शन है, इसका मतलब हम क्लॉकवाइज सेंस में लेंगे, और ये पाई बाई 3 यहां से होगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा क्या है? आप ये कॉस में कन्वर्ट करो या मत करो, ये साइन का फंक्शन है तो एक्स एक्सिस से लेंगे, लेकिन निगेटिव है कि नहीं? इसका मतलब नीचे की तरफ यहां से, ठीक है, ये ऐसे जा रहा होगा, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर वही आएगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत? चलिए भाई एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद मैं छोड़ देता हूं आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम हैविंग द टाइम पीरियड 4 सेकेंड एंड स्टार्टिंग फ्रॉम a/2 in positive direction within the interval of 15 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? सब कुछ बता चुका हूं भाई, कम से कम इसका आंसर तो बता दो यार, है कि नहीं? चलिए वीडियो पॉज कीजिए और हो जाइए शुरू। मुझे उम्मीद है कि ऐसा किया होगा आपने, अगर सीखना है आपको फिजिक्स तो। और फिर हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं, है कि नहीं? चलिए मैच कराइए मुझसे। फिर वो फिगर, ये सर्किल का पीछा नहीं छोड़ेंगे यार। ऐसा किसी एक सिंगल टाइम पीरियड में कितना चलता है पार्टिकल? मान लीजिए एम्पलीट्यूड ये है और मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो पहले ए ऊपर जाता, फिर ए नीचे आता, फिर ए नीचे आता और फिर ए ऊपर आता, तब एक टाइम पीरियड कंप्लीट होता है। इसका मतलब एक टाइम पीरियड में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा जो है वो 4a, है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, इस बात को ध्यान रखिए। और पिछले क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं। दिया गया है क्या? टाइम पीरियड है 4 सेकेंड, टाइम इंटरवल दिया गया है 15 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ भाई? ये होगा 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन है कि नहीं, प्लस 3 सेकेंड। उसने कहा क्या कि पार्टिकल a/2 से स्टार्ट करता है और ऊपर जाता है ना? तो 3 सेकेंड में कितना मूव करेगा? अगर मैं कहूं कि ये इसका एंगुलर पोजीशन है, तो ओमेगा से अगर देखा जाए थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, पूरा टाइम पीरियड कितना है? 4 सेकेंड, ठीक है? तो 3 सेकेंड में कितना जाएगा? ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी इंटू टी, मीन्स 2 पाई बाई 4 इंटू 3, है कि नहीं? तो ये कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा? 3 पाई बाई 2। इसका मतलब कि फाइनल
यहां से यहां तक 3π/2 होगा या नहीं? मतलब यार ये 90 होगा। और ये एंगल कितना होता है? 30। में बार बार बता चुका हूं कि अगर y = a/2 है तो आप लिख सकते हो कि sin θ = a/2 डिवाइडेड बाई a 1/2 θ = 30 डिग्री, है कि नहीं? तो ये 30 हो गया और ये हो गया 270, तो ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो रिमेनिंग 3 सेकेंड में ये पार्टिकल यहां से यहां तक आएगा। ये कौन? जिसके कारण SHM हो रहा है। इसका मतलब ये पार्टिकल पहले यहां जाएगा, फिर यहां से यहां आएगा और फिर जो है यहां से यहां आएगा। ये टोटल डिस्टेंस होगा 3 सेकेंड का। तो टोटल डिस्टेंस होगा कितना? जरा ये लिख लेते हैं हम लोग। ये होगा 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 3 × 4a। क्यों? क्योंकि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 4a चलता है, तो 3 × 4a प्लस ये दूरी। अरे भाई ये दूरी अगर a/2 है तो ये भी a/2 होगा। फिर a और a प्लस 2a प्लस ये दूरी कितना होगा? अरे भाई अगर ये 60 डिग्री है तो ये दूरी कितना होगा? a sin 60 और ये हो जाएगा a√3/2, है कि नहीं? ये दूरी यहां से यहां तक a√3/2 और ये टोटल a होता है, तो क्या a माइनस a√3/2 लिख सकता हूं मैं? तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 12a प्लस a/2 प्लस 3a माइनस a√3/2। 12 प्लस 3 15.2 मतलब 31/2 प्लस माइनस √3a/2। तो a/2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो 31 माइनस √3, ये हुआ। ये टोटल डिस्टेंस हो गया। अब उसने एक और चीज पूछा था, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करना होगा? मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी, है कि नहीं? तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है v एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है a 31 माइनस √3/2 और टाइम कितना है? 15 सेकेंड ही तो लिया था भाई। तो v एवरेज ये हो जाएगा a 31 माइनस √3/30। ये आ गया हमारा एवरेज स्पीड। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आप ये मान लीजिए कि SHM करते पार्टिकल का पूरा खानदान पता किया जा सकता है कि नहीं? कहाँ से शुरू होगा, किधर जाएगा, कैसे जाएगा, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप बार बार देखें तब भी कुछ दिक्कत नहीं होना है। और अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो फिर लास्ट में कि मेरे लिए एक शेयर और एक लाइक बनता है, क्योंकि आपके पॉजिटिव कमेंट, लाइक और शेयर मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं और मैं ज़्यादा एनर्जी से काम कर सकता हूँ, ठीक है? और ये प्रॉमिस के साथ कि हम लोग जल्द से जल्द अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, तब तक के लिए नमस्कार।